conclude. Thank you, sir. श्री जम्यांग नकमेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस कंपलसरी वोटिंग बिल 2019 पे बोलने के जो मौका दे रहा है। मैं इस बिल के समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो इस बिल को वेलकम करता हूं, क्योंकि हमारे देश पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र के नाम से जाने जाते हैं, और इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए देश के हर एक नागरिक का, हर एक वोट का एक महत्व रहता है, और उसको कैसे फुल्ली हम यूटिलाइज करें देश के निर्माण के लिए, और देश के इस लोकतंत्र को और भी मजबूत करने के लिए, और देश के जनता को इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को फुल्ली इंप्लीमेंट करने के लिए एक वोटिंग मस्ट कंपलसरी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स के बात करते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद जब आते हैं तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। और जिसमें मैं आज आपके माध्यम से इस बिल को समर्थन करते हुए मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूं कि वोटिंग मस्ट करना, कंपलसरी वोटिंग करना एक फंडामेंटल ड्यूटी भी हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है आज हमारे देश में भी 5 साल में जब एक बार चुनाव होते हैं तो दरवाजे से नहीं निकालते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के जाते हैं बस उसको गालियां देते रहते, ये नहीं करता है, सड़क नहीं बनते, वो बात पार्लियामेंट में नहीं बोलते, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन खुद का जो है एक वोट करने का ड्यूटी नहीं निभाते। आज उनको भी ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि देश के निर्माण के लिए आपका एक वोट जो है कितना महत्व है, और इसमें डेमोक्रेसी भी है। आप जिस पार्टी को भी कर सकते हैं, जिस कैंडिडेट्स को भी आप कर सकते हैं, और नोटा को भी आप कर सकते हैं, लेकिन करें तो जरूर। इसलिए इस बिल को मैं समर्थन करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग वोटिंग करने से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद सरकार से पूरा लाभ लेने की कोशिश करते हैं, यह तो दोगलापन हो गया। इसलिए जो लोग वोटिंग नहीं करते हैं उनका बेनिफिट सारा कट जाना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज हो तो उनके इंप्लॉयज बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट्स हो, 5 साल के लिए उसमें रोक लगे। अगर वो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज हो तो 5 साल के, चाहे वो नरेगा की स्कीम हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी स्कीम्स हो, वो 5 साल के लिए उनको वो नहीं मिले। ऐसे सुविधा होना चाहिए ताकि इस देश के निर्माण के लिए सभी लोग वोट करने के लिए जाएंगे, और जाने से पहले यह भी अवश्य सोचेंगे कि किसको वोट करना है, कैसे बंदे को चुनना है, किस पार्टी को समर्थन करना है, ना कि वो वोटिंग से बाहर बैठे। मैं इस बात के हैरान हूं कि आज भी हमारे देश में बहुत लोग ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, और मेरे जैसे युवा पीढ़ियों के पूरे दिमाग में यह भर दिया है कि पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स से दूर बैठो आप लोग, और इलेक्शन जो है पॉलिटिक्स का पार्ट है, इससे दूर बैठो। ये देश के समर्थक विचार नहीं हो सकते हैं, ये देश के हमारे जो डेमोक्रेटिक देश के विरोध के विचार ये हो सकता है। मैं हमेशा मानता हूं और लोगों को यह भी कहता हूं कि पॉलिटिक्स कभी गंदा नहीं होते हैं। हां, कुछ पॉलिटिशियन गंदा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। इसी पॉलिटिक्स से हम गवर्न करते हैं, इसी पॉलिटिक्स से पॉलिसी बनाते हैं। देश की शिक्षा को कहां ले जाना है, स्वास्थ्य को कहां ले जाना है, इकोनॉमी को कहां ले जाना है, एम्प्लॉयमेंट को कहां ले जाना है, स्पोर्ट्स को कहां ले जाना है। अगर हम, हमारे युवा पीढ़ी या हमारे देश के लोग वोटिंग से अपने आप को वंचित रखेंगे, पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखेंगे, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और नॉट, बट पॉलिटिक्स इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। इसलिए हम सबको पॉलिटिक्स में रुचि लेके पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्ट लेना अवश्य है। इसलिए वोटिंग मस्ट होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी,
मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिंगल वोट होना कितना जरूरी है। हमारे देश में इतने बड़े जनसंख्या है और इतने बड़े जनसंख्या होने के कारण से वोटिंग को एक स्क्रूटिनाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना भी काफी जगहों पे काफी समय में दिक्कत आते हैं। इसलिए बहुत सारे जगहों पे बोगस वोट की शिकायत हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हर एक वोटर के वोट्स को, वोटिंग आईडी को आधार के साथ मैंडेटरी जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हर एक नागरिक जो है एक बार वोट डाल सके। अगर आधार के साथ लिंक हो के भी दोबारा वोट डालते हैं या दूसरा वोट बोगस वोट डालते हैं तो आधार के साथ भी बैंक अकाउंट भी जोड़ा है और भी बहुत सारी चीज जोड़ा है, तो पनिशमेंट के तौर पे वहां से उसका डिडक्शन भी हो, ताकि बोगस वोट करने का कोई हिम्मत भी ना करे। मैं ये भी रिकॉर्ड में अपने ओपिनियन रखना चाहता हूं, कंपलसरी वोट में और मैंडेटरी वोट में, मस्ट वोटिंग में आर्मी और पैरामिलिट्री को एग्जाम करे, क्योंकि देश के अलग अलग जगहों पे जो भिन्न भिन्न परिस्थिति में जो ड्यूटी करते हैं देश की सुरक्षा के लिए है। अध्यक्ष जी, अगर हम वोट को आधार के साथ मैंडेटरी करते हैं तो उससे केवल बोगस वोट ही नहीं रोकेंगे, बल्कि क्राइम डिटेक्शन के लिए भी काम आएंगे, देश के एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काम आएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं इस सदन में, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होते थे पहले। मैं कश्मीर के उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि हमने कश्मीर के साथ, मेरे 2019 तक हमने कश्मीर के साथ जिंदगी जिया है। 19 की बात मोदी जी की कृपा से अभी आत्मनिर्भर लद्दाख होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, श्रीनगर के मैं अगर वोटिंग बताऊं, 2018 के पंचायत इलेक्शन में 14.5%, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 7.9% वोट होता है, 7.9%। और उसी के अगेंस्ट जब 370 धारा हटने के बाद 2020 के जब डीडीसी इलेक्शन आता है तो वो बढ़ के 35.3% हो रहा है। उसी तरह गंदरबल के अगर मैं जिक्र करूं, पंचायत इलेक्शन 2018 में 27.4%, पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2019 में 17.5 और डीडीसी इलेक्शन 2020 में 17.5 से बढ़ के 44.3% हो रहा है। बडगाम के अगर मैं बात करूं, 2018 में 21.9, 2019 में 21.6 और डीडीसी इलेक्शन में लगभग उसके डबल होके 41.5 हो रहा है। अनंतनाग के अगर मैं बात करूं, मैं कश्मीर घाटी के हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैं मेंशन करना चाहता हूं। अनंतनाग की मैं बात करूं, 9.3% वोट हो रहा है 2018 में, 2019 में 13.8 हो रहा है, 2020 में उसको आगे बढ़ के 24.9% जो है वोटिंग हो रहा है। कुलगाम में 2018 में 6.4, 2019 में 10.2, 2020 में 25% जो है वोटिंग हो रहा है। पुलवामा में 2018 में 1.1, अध्यक्ष महोदय कौन यकीन करेंगे, 1.1% वोट हो रहा है, 2019 में 1.2 हो रहा है, 2020 में उसी पुलवामा में 7.6 तक बढ़ोतरी हो रहा है। उसी तरह शोपियां की अगर बात करूं, 2019 में 3.4, 2018 में शायद शून्य हो गया, यहां पे डेटा नहीं दिया गया है, 2019 में 3.4 हो रहा है, 2020 में 15.4 जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। यह सारा धारा 370 हटने के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। अवंतीपुरा में 0.4% 2018 में, 2019 में ओनली 3%, 2020 में 9.9%। उसी तरह बारामूला में 2018 का है 31.6%, 2020 में 45.2%। उसी तरह कुपवारा में 49.7% 2019 में और 2020 में 49.8%। हंडवारा में 51.1% जो है 2019 में, 20 में 54.9%। इतने आगे बढ़ रहा है। बंडीपोरा में 32% से 55
7.6% 2019-20 का डेटा है। सोपोर में सर 2019 में 7.6%, 2020 में 23.8%। ये सारा जो है धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है। अब इससे भी आगे बढ़ाने के लिए हमें वोटिंग को कंपलसरी करना बहुत आवश्यकता है, ताकि इस देश के हर नागरिक वोटिंग से वंचित ना रहे और खुद जाके वोटिंग भी करे। अध्यक्ष जी, मैं साथ में आपके माध्यम से मैं ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं, बहुत सारे जानबूझ के वोट करने के लिए नहीं जाते हैं, अलग अलग विचारधारा के कारण से, अलग अलग परिस्थिति के कारण से, लेकिन कुछ लोग हैं जो जा नहीं सकते, उनको फैसिलिटीज हम कैसे प्रोवाइड करें। मैं लद्दाख से आता हूं, लद्दाख में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं होने के कारण से लद्दाख के बहुत से युवा पीढ़ी जो है अलग अलग देश के कोने में पढ़ते हैं। यहां हमारे महाराष्ट्र से बेटे हैं, महाराष्ट्र में भी लद्दाख के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, जम्मू में पढ़ते हैं, देश के विभिन्न भागों में पढ़ते हैं। उसी तरह यहां पे मान्य किरण जी भी बेटे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ते हैं। अब वोटिंग के टाइम पे वो सारा इधर उधर नहीं जा सकते, इकोनॉमिक कारण होते हैं, ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, यह भी एक सोचने की आवश्यकता है। कंपलसरी करने के साथ साथ इनको हम कैसे देश के जो मेन स्ट्रीम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो है पार्टिसिपेट कैसे करें, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। मैं इसके साथ इस बिल को समर्थन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट श्री E.T. मोहम्मद बशीर। Thank you very much, sir. Sir, with regard to this compulsory voting, I wish to say, sir, I am not against this, but my observation is that this country is not right to bring this law at this stage. This is a good concept. We proud ourselves that this ours is the biggest democracy in the world, and this kind of legislations are, of course, a good thing for the nation. But comparing with our literacy rate, comparing with our poverty and that kind of things, geographical kind of things, all these kind of difficulties are there. That is why I am saying, sir, this country is not ripe to bring this legislation. Of course, we in a bright future, we may be able to bring it. That's well and good. So now my second point is on NRI voting. My learned friend Dean Kuriakos have been talking about that. We were all saying about this NRI vote, sir. We have to realize that their contribution to this nation is great. They had gone to foreign countries seeking their bread and butter, livelihood, things like that. Various governments have said that they will ensure NRI voting. Even Supreme Court of India has, in 2-3 occasions, said the relevancy of this NRI voting. Unfortunately, that has not been implemented. Whether in the way of proxy vote, whether in the way of the online voting, a country like ours, it's a simple thing, sir. There are many countries in the world where NRI voting is effectively and scientifically implemented. Like that, we can also do that. In this digital era, introducing this kind of voting pattern is very easy, sir. But I feel that there are some agenda not to bring this. I humbly submit, NRI voting should be implemented without further delay. Sir, my second point is money and muscle power in the election. Sir, I belong to Kerala. I would like to say proudly that ours is somewhat better. But purchasing the water, exploiting his poverty, this kind of thing is a shame for the nation, sir. Now what is happening? I'm not blaming anybody. Per individual, giving money per individual. That kind of things are going on, sir. In such a situation, how the real people representatives can contest the election? How the political party will have a clean image? So what I am suggesting is, we must have a legislation, People Representation Act or whatever it may be. We must ensure
that there must be free and fearless election in this country. Then only the democracy will be meaningful. That is my suggestion. Sir, other point which I would like to say is, this publicity kind of thing, controlling of this publicity kind of thing. What is happening in this country, sir? Many of our members might have gone to different countries. I myself had gone to different countries and tried to understand what exactly is the pattern of this election campaign and things like that. We are spending a lot of money. We are polluting the entire system. After an election, so many kind of these things are happening. So what I am saying is, comprehensive legislation should be there to control this kind of publicity kind of things. Sir, in advanced countries, through TV, it is done. Now we know that almost all the villages, there are TVs. Let the candidate appear in the TV and say what for they are contesting. This kind of modernization should be there in the election campaign, sir. Then only our country will be saved from this kind of calamities. Sir, then coming to the other thing is disabled. As far as disabled persons are concerned, physically challenged persons are concerned, they are having a lot of difficulty in casting their votes, sir. So I am of the opinion that this kind of postal vote and that kind of things, whichever may be the way to make the voting easy for the physically challenged person, that also may kindly be examined. That is my next point. Sir, the other one is, government is having a role in this, sir. Government, of course, in the People Representation Act, it is very clear that government should not interfere during the election period using their government influence. Is it adhered into in this country, sir? During the election period, some government comes with some gifts, personal individual gifts. Whether it may be kits, other may be TV, or other may be cycle. After that, what happened? That kit will be disappeared, as done in the case of Kerala. During the election period, some gifts are flowing. After the election, that is going away. This kind of influencing the voter through some gift, that's a bad tendency. Whichever may be the party, whatever may be the system, I say that we must have a clean election. Let the voter vote according to his desire, not on the basis of kit he is getting or the personal benefit he is getting. That is an unhealthy practice as far as election is concerned, sir. My last point, sir, with election cases. Sometimes, election cases are coming up. How many years it is coming, sir? In some cases, they disqualify the candidate. A candidate who is elected through the democratic process, this thing is nullified. Maybe, I don't want to enter into the merit of the case. But how many years it takes? In that place, there is no representative. His case is not disposed. So what I am suggesting is, sir, in order to ensure the truth and the real process, I suggest that there must be a streamlining process for the election cases to dispose. That will be a healthy practice as far as voting thing is concerned. These are the few observations I wish to make, sir. Thank you very much. Yes, thank you, Sri E.T. Mohammed Bashir. Now, Sri Ramesh Biduri ji. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे एक बहुत ही तर्क संगत और जो एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाया गया विषय है, इस पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पहले ही दिन से इस बात के हक में हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन, उसके पीछे देश में कितना नुकसान होता है उसकी भरपाई होती है। लेकिन वोट भी कंपलसरी अगर हो देश के अंदर, तो देश दुनिया के अंदर जो भारत की स्थिति है आज, जो धीरे धीरे ऊपर चलती चली जा रही है दुनिया की अग्रणी देशों में, वो और बढ़ने की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी जी। इस विषय पे अध्यक्ष जी, 19वीं शताब्दी के बाद से अपेक्षाकृत कम संख्या में लोकतंत्रों ने एक समय या किसी अन्य पर अनिवार्य मतदान की शुरुआत की थी। अध्यक्ष जी, एक मजबूत डेमोक्रेसी को ध्यान में अगर देखा जाए
19वीं शताब्दी में प्रारंभ तो हुआ था, लेकिन उसके बाद वोट का स्तर डालने वाला जो लोगों का वो गिरता चला गया। और केवल हमारी ही कंट्री में नहीं, दुनिया के 196 देशों में से केवल 33 कंट्री ऐसी हैं जिनमें वोटिंग कंपलसरी है। बाकी कंट्रियों में वो गिरता चला गया। उसके पीछे लोगों का तथ्य ये सामने आता है कि हम वोट डालने तो जाते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो लोगों की उम्मीदें होती हैं, जैसे हमने भी हमारे देश में भी देखा है कि पिछले समय में डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का विश्वास क्यों गिरता चला गया, पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म होती चली गई, उसके पीछे भी एक कारण है। कारण है उन्हीं लोगों के कारण से जो वोट एक विशेष चुनाव जीतने की मानसिकता से, गुंडागर्दी से, जैसा उदाहरण बंगाल में देखने को मिला था आपको जी, कि इस गुंडागर्दी के कारण से जो समझदार लोग वोट हैं, जो वोट देने वाले, जो लोग ओपिनियन मेकर हैं, जो घरों में इंटरनेट के ऊपर बैठकर एडवाइस बहुत बढ़िया बढ़िया डेवलपमेंट की देते हैं, वो वोट डाले नहीं जाते। पता नहीं कब गोली चल जाएगी, पता नहीं कब तलवार चल जाएगी, लेकिन जब तय हो जाएगा तो वो डरने लगेंगे ऐसे गुंडे तत्व लोग कि वोट तो देखो वो सरकार व्यवस्था करे, चाहे इंटरनेट के माध्यम से डाले और चाहे वो ऑनलाइन वोट डालने की व्यवस्था करे। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो ऐसे जो गुंडा तत्व हैं उनसे देश को मुक्ति मिलेगी। उनसे देश को मुक्ति मिलने के साथ साथ ही जो अच्छा नेतृत्व उभर कर आएगा। अगर डेमोक्रेसी में, आई एम सॉरी सर, ये बात मुझे कहते हुए थोड़ा कुछ लोगों को बुरी लगेगी कि हमारे देश में विशेष रूप से अगर मैं इस बात की चिंता करूं तो वोट डालने के लिए अपना प्रतिनिधित्व वो लोग चुनने में भागीदार ज्यादा नजर आते हैं जिन विचारों को सुबह कमाने के लिए निकलना पड़ता है और शाम को रोटी खाते हैं। वो अपने भविष्य के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, तो देश के बारे में वो क्या चिंता करेंगे, सोसाइटी के बारे में क्या चिंता करेंगे। एक इतना बड़ा वर्ग हमारे देश में है, तो वो लोग वोट डालने तो जाते हैं बेचारे, उनको मिसगाइड करके वोट डलवा दिया जाता है, लालच के माध्यम से वोट डलवा दिया जाता है, उनको डरा के गुंडागर्दी के माध्यम से वोट डलवाने दिया जाता है। और जो उस प्रकार के ओपिनियन मेकर टाइप के लोग हैं वो वोट डालने नहीं जाते। तो जैसे कुछ कंट्रियों में 33 कंट्रियों में 19 कंट्री ऐसी हैं, उनमें अगर हम वोट डालने ना जाएं तो उनके लिए वोट डालने के बाद उन पर जुर्माना भी तय किया गया है। उन लोगों पर जुर्माना तय किया जाता है ऐसे देशों में। जो मैं कुछ देशों उनमें उदाहरण भी दे सकता हूं आपको, ऐसे कुछ देशों के सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे जो देश हैं जहां अनिवार्य मतदाता में बेल्जियम, ब्राजील, चिली, साइप्रस, कांगो, फिजी, पेरू, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की, ऐसे देश शामिल हैं। अब हम स्विट्जरलैंड की बातें करते हैं तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं दुनिया का स्वर्ग है। वो दुनिया का स्वर्ग। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात अगर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जिसमें 100%, 90% वहां पर वोटिंग होती है, 100%। और 10% अगर वोट डालने नहीं जाते तो उनको रीजन बताना पड़ता है किस रीजन के कारण से वोट डालने नहीं जा रहे, वरना उनको उसका जुर्माना दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो प्रमाण जो पत्र होता है उसके नीचे कारण बताने का जो नोटिस दिया जाता है। ब्रिटेन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने के बारे में पहले जानकारी देनी पड़ती है कि मैं वोट डालने इस कारण से नहीं आ पा रहा हूं, मेडिकल के कारण से नहीं आ पा रहा हूं, देश से बाहर हूं, या मुझे कोई बहुत जरूरी काम है इसलिए। सिंगापुर में वोट नहीं डालते तो उसका वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया जाता है। तो सिंगापुर छोटी सी कंट्री है लेकिन कितनी डेवलप्ड कंट्री है, हम जिसका उदाहरण कहते थे। मैं स्विट्जरलैंड में दोबारा आना चाहता हूं इस बात को लेकर। तो इसी प्रकार से जो कंट्री इस प्रकार की कंट्री है कि जिनमें वोट डालने का कंपलसरी बना रखा है। वोट जितनी ज्यादा लोग डालेंगे तो नेतृत्व उतना ही अच्छा मजबूत निखर कर आएगा जी, और अच्छे ही लोग चुनकर आएंगे। इस प्रकार के लोग, फिर मैं लौट के जाना चाहता हूं, जो जाति के नाम से, जो पंथ के नाम से, मेरे से पूर्व में हमारे मित्र बता रहे थे लद्दाख से सांसद, जैसे उन्होंने कश्मीर का हिस्सा दिया। हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय एक हैं, बहुत पुराने हैं, फारूक अब्दुल्ला जी। बताओ 9% वोट पे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 9000 वोटों पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। एक तरफ 20 लाख वोट डाली जा रही है, एक तरफ 9000 वोटों पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आगे जी वो। क्यों? क्योंकि अलगाववादियों को लोग मजबूत करके और शरीफ लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता है,
और थोड़ी सी वोटों में ही जितनी वोट पोल होंगी उनके माइग्रेशन 50% से ज्यादा जिसको मिल जाएगा, या उन सारे कैंडिडेटों में जिसको ज्यादा मिल जाएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ जाएगा। अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो प्रेमचंद्र जी 20 लाख वोटों के लोगों की सेवा करने के बाद आ रहे हैं, एक अपने घर में ही बैठे बैठे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं 5,000-7,000 वोट लेने के बाद। तो वहां बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, तो वहां वोट परसेंटेज 50 या 60% बढ़कर आया। तो वहां पर उस वर्ग को भी सत्ता में भागीदार होने का मौका मिला, जो ओबीसी लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनको वोट डालना तो बहुत बड़ी बात है, चुनना तो बहुत बड़ी बात है, वोट डालने का अधिकार ही नहीं होता था। तो वहां पर जब डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोग बाहर निकले, धारा 370 हटने के बाद उनको सिक्योरिटी मिली, सिक्योरिटी मिलने के बाद वो वोट डालने आए, तो वहां पर वहीं के लोगों ने अपने पंचायत के अध्यक्ष चुने, अपनी बात वो कह के जा सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर केवल 3 परिवारों को गुलाम नजर नहीं आएगा, अब जम्मू कश्मीर उन लोगों को गुलाम होगा जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो वोट डालकर अपना नेतृत्व के रूप में चुनते हैं, और उनके मन में भय रहेगा कि अगली बार मैंने इनकी सेवा नहीं की, इनके काम नहीं किए, इनके दुख सुख में मैं भागीदार नहीं बना, तो उसको भय रहेगा, इस वजह से वो उनकी सेवा भी करेगा। अब 3 परिवारों में सत्ता बंटकर नहीं रहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो 3 लोग इस प्रकार की सत्ता बांटकर और मलाई खा रहे थे लंबे समय से देश की जी। इसी प्रकार से कुछ स्वार्थी लोग हैं, उनसे बचाव मिलेगा जी हमें, जो वोट डालते वक्त भी स्वार्थवश कहीं ना कहीं कहने कि किसी कारणों से उनके स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। आजकल जैसे एक ट्रेंड चल गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसका जीता जाता एग्जाम्पल है, ये भी फ्री ले लो, वो भी फ्री ले लो, सब फ्री दे दूंगा। पंजाब के लोगों ने कहा ये फ्री कही थी, ये फ्री कही थी, तो अब कह रहे हैं यहाँ के प्रधानमंत्री के पास गए थे, 1,00,000 करोड़ रुपए मांगे, 52,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो तुम्हारी सभी उम्मीदें पूरी कर देंगे हम। ऐसे लोगों का क्या इलाज होगा? 5 साल के लिए लोगों के तो हाथ कट गए ना जी। तो जो कुछ लोगों ने स्वार्थवश ऐसे वोट डाली, स्वार्थ के कारण से कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, तो वो तो वोट डालने चले जाते हैं। जिनको स्वार्थ नहीं है, जिनको फोकट की चीजें नहीं चाहिए, जो राष्ट्र के देश के बारे में सोचते हैं, फिर वो जरूर वोट डालने जाएंगे। वो वोट डालने जाएंगे तो नेतृत्व मजबूत चुनकर आएगा। तो इसीलिए उन स्वार्थी लोगों से भी देश का बचाव होगा और देश का विकास भी होगा, और जिन लोगों का हक और राइट बनता है डेमोक्रेसी के अंदर, उनको उनका हक मिल सकता है जी। आय में असमानता का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। 2005 के एक इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक वर्किंग पेपर ने यह दिखाने के लिए कथित तौर पर कहा कि अनिवार्य मतदान जब सख्ती से लागू किया गया था और बेहतर आय वितरण के बीच एक संबंध था, जैसा कि गिनी गुणांक और आबादी के निचले आय क्विंटल द्वारा मापा गया था। तो आय का जो समानता का रूप है वो भी लोगों में इक्वलिटी के रूप में नजर आएगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी वो कहते हैं यही तो हमारा देश का लोकतंत्र है। हमारा देश पिछले 60-70 साल से एक परिवार ने ये शो करके लोगों को एजुकेशन थी नहीं देश में अखबार हर जगह पहुंचता नहीं था, अखबार ना पहुंचने के कारण से लोगों को जानकारी नहीं थी। दूरदर्शन एक चलता था सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, वो कह देता था देश को इस खानदान ने केवल आजाद कराया, इस खानदान ने देश को सब कुछ दिया है, तो लोगों को जानकारी नहीं होती थी बेचारों को। वो जो थोड़े बहुत 20-30-40% वोट डालने जाते थे, जो दूरदर्शन देख लेते थे, सुन लेते थे, वो वोट डाल के आगे वो चुन के भेज दिए। उसी का एक परिणाम है आज। कल चर्चा हो रही थी यहाँ पर किसी विषय को लेकर, गोगोई जी बोल रहे थे कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोगों ने तो सरदार पटेल के नाम से वो खेल, वो प्रीमिसेस का स्टेडियम का नाम सरदार पटेल नहीं था, इस विषय से हटके लेकिन संबंधित है सर ये विषय, आपने उसका नाम ये रख दिया। क्या जनता ने ओपिनियन दी थी? आपने जो राजीव गांधी खेल अवार्ड को बदलकर उसको आपने हमारे हॉकी के प्लेयर के नाम से रख दिया। गोगोई साहब अपनी तरफ एक बार उंगली उठाकर देख लेनी चाहिए। क्या देश में और ये लोग ही पैदा नहीं हुए कि एयरपोर्ट भी बनेगा तो उसी खानदान के नाम से, दिल्ली में स्टेडियम बनेगा तो उसी खानदान के नाम से, मेट्रो का चौक बनेगा तो उसी खानदान के नाम से? ये भी तो देख लेते ना आप। मतलब बोलने से पहले सोचते नहीं कि तुमने 70 साल में कैसे कुकर्म किए। तो ये वोट डालने का हमने वो किए और आगे हम लोगों से उपदेश दे रहे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। हम करें तो हम गलत कर रहे हैं, तुमने कुकर्म किए तो सारे बहुत बढ़िया किए थे आप लोगों ने। तो अपनी जो लोगों अपनी गिरबान की तरफ देखते नहीं है, तो उन लोगों के आधिपत्य समाप्त होंगे। कंपलसरी अगर वोटिंग का देश में कानून बने और हर व्यक्ति वोट डालने के लिए जाए, तो हर व्यक्ति को अवेयर करना जरूरी बन जाएगा। उस व्यक्ति का राइट बनेगा। वो व्यक्ति कहेगा एक कंट्री है, उस कंट्री में तो व्यवस्था है कि पोलिंग बूथ में कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में नागरिकों को अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वाले दिन जिस दिन ऑनलाइन मतदान कर सकते हैं लोग, एक कंट्री है उसमें तो ऑफलाइन के साथ साथ
बैलेट पेपर घर, ब्रिटेन में है शायद वो, बैलेट पेपर घर घर जाके लिए जाते हैं। आप अपना बैलेट पेपर बनाइए, सरकार व्यवस्था करेगी और वहां से बैलेट पेपर लेकर आएगी। तो ये अगर व्यवस्था हो जाएगी तो सरकार की फिर मजबूरी भी बन जाएगी कि सभी लोगों को सभी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई जो व्यवस्था है उनको पहुंचाने की सरकार की मजबूरियां बन जाएंगी। फिर अगर कंपलसरी वोट कर दी जाएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पर किसी कोने में एक जगह कोई व्यक्ति, एक परिवार, एक फैमिली बैठी हुई है, तो उसके पास भी पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टियां वो अपना पहुंचेंगे कि उसकी वोट है, वोट तो डालने में जरूर आएगा। तो ये व्यवस्था देश में किसी भी रूप से होनी चाहिए कंपलसरी वोटिंग के नाम से। इसीलिए 5 वर्ष के लिए जब सरकार बनती है, निर्वाचित हो जाती है, निर्वाचित होने के बाद उनको जो गुमराह करके, और ये केवल लोगों का ही नुकसान नहीं है, हमारे देश में तो विशेष दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला चाइना देश है, उस आबादी में के बाद भारत का नंबर आता है जी। तो दुनिया की ऐसे आबादी वाले देशों में अगर हम देखें वोट कंपलसरी, तो वो बहुत जरूरी है। हमारे जैसे छोटे देशों में तो अमेरिका में और कंट्री में ना भी हो, तो मैं इस बात के लिए चलो नहीं बात करूंगा, लेकिन भारत जैसे कंट्री के अंदर जहां लोग अलगाववाद के नाम से, पंथ के नाम से, जातियों के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं और उन गुमराह करने के कारण से सत्ता पर काबिज होकर बैठ जाते हैं और देश इतना पिछड़ गया कि हम इस बात की सोच नहीं सकते। जो आजादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव हम आज मना रहे हैं, ये आजादी का 75 वर्ष गोल्डन जुबली जब लोग शादी की मनाते हैं तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए था कि 50 वर्ष की आजादी के बाद मनाना चाहिए था। आज मोदी जी को 75 साल अमृत महोत्सव मनाने के लिए देशवासियों से कहना पड़ा। ये 25 वर्ष की आजादी और 50 वर्ष की आजादी के बाद कभी किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि आज मोदी जी 125 करोड़ लोग, देश के प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ लोग, हर वर्ग, हर पंथ, हर समुदाय के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गरीबों की हितैषी, गरीबों के नेता, गरीबों की पार्टी एक ही पार्टी हुआ करती थी। दिया गया उनको कुछ थे नहीं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने उनका हक, उनका अधिकार देने का काम किया और उनको मिला, तो तब लोगों को अब लोकतंत्र की ताकत का एहसास हुआ है। तब लोगों को लगने लगा है कि देश के अंदर लोकतंत्र भी है। तब लोगों को लगने लगा है कि देश के अंदर जो मैं वोट देता हूं, उस वोट की कीमत के कारण ही देश चलाने वाले लोग देश की सत्ता पर आसीन हुए बैठे हुए। तो इसलिए अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं, ये प्राइवेट मेंबर बिल जो आया है इस पर जरूर विचार सरकार को करना चाहिए। और इसके साथ साथ 1 नेशन और 1 इलेक्शन, इस पे जो अरबों रुपए खर्च होता है, हमारी फोर्सेस सारी, आज उस राज्य में हर साल तो चुनाव होते हैं, वहां पर राज्य में चुनाव होगा तो 6 महीने के 3 महीने के लिए वहां पर काम रुक जाएंगे। 6 महीने पहले कंपेनिंग शुरू हो जाती है, 1 साल पहले जी डेवलपमेंट रुक गया, फिर वहां पर आचार संहिता लग जाएगी, 3 महीने और काम नहीं होंगे। हर साल देश में कहीं ना कहीं जो चुनाव होते हैं जिससे बड़ा नुकसान होता है और विपक्ष के पास कुछ होता ही नहीं है। एक ही रोना रोते हैं कि तुम ये घोषणा कर रहे हो, चुनाव के कारण कर रहे हो। अरे भाई, हर साल बाद चुनाव आएगा, फिर तो ये घोषणा होंगी नहीं, ये डेवलपमेंट के काम होंगी नहीं। ये तो इस सरकार की आप ब्रॉड माइंडेड सोच देखिए कि आज जो SC ST का जो बिल उत्तर प्रदेश के उन पिछड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो छूट गए थे डिवाइड डिस्ट्रिक्ट करने के कारण, उनको उनका हक ही नहीं मिला था, लेकिन आज वो बिल लाया गया तो चुनाव के बाद लाएगा, चुनाव हो गए, वरना फिर यही रोना रोते कि इन गरीब लोगों को आज इनके हक दिए जा रहे हैं, ट्राइबल्स लोगों को जो रिजर्वेशन में दिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के बाद दिए। ये हिम्मत जुटाने का काम कर सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही करते हैं, वरना लोग नारे तो लगाते हैं, विकास की बात तो बहुत करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने ये बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इस 7 वर्ष में जो वोट की कीमत मोदी साहब ने लोगों को बताई है और गरीब लोगों ने जो वोट डाल के ये बात पैमाना दिया है लोगों को, उसका परिणाम है आज एक सशक्त सरकार जो बनकर खड़ी हुई है। ये वोट के कारण लोगों को अपनी वोट की कीमत पता लगी, खूब बरगलाने की कोशिश की, खूब जातियों के मान से बरगलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम तो वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को क्यों देंगे? क्योंकि मोदी जी को लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करते हुए 14 में जब उनको सत्ता में लेकर आए तो जो उन्होंने लोगों को वायदे किए थे उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मोदी साहब ने उनके लिए करके दिखाया। ये लोगों का जो विश्वास पैदा हुआ था, उस विश्वास के कारण ही आज देश तरक्की के शिखर पर अगर जा रहा है
तो एक मजबूत सरकार के कारण से जा रहा है। खंडित जो हमें मैंडेट जो मिलता है, उस खंडित मैंडेट जो 7 साल में हमने देश का इतिहास देखा, वो खंडित मैंडेट का ही आधार था कि जितने घोटाले, जितने भ्रष्टाचार हुए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री बेचारे मालूम है इस पार्टी की जो सहयोगी दल इसकी बात नहीं मानी, समर्थन वापस ले लेगा, पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा जैसा अमेरिका जी इमरान साहब रोते फिर रहे हैं, दो मिलाते फिर रहे हैं, अमेरिका का दुआई देते फिर रहे हैं, वरना रोज अमेरिका की गोदी में बैठा रहा करते थे। तो जो लोग इस बात की चिंता करते थे डेमोक्रेसी के अंदर, कितना और समय चाहिए आपको? जितना आप कहेंगे जी सर, उसके बाद बैठ जाऊंगा। एक मिनट बैठिए। ये तो 1 मिनट के बाद बैठ। 1 मिनट बैठिए। Honorable members, I am to inform that the time allotted for this private members bill is 6 hours. There's already been taken on this bill, thus almost exhausting the time allotted for its consideration. But there are still 4 members to speak on the bill. If the House unanimously agree, we will extend the time of this private member bill 1 more hour. Agreed? Thank you. Now please receive. थैंक यू सर। सर अब इसमें भी बात और आएगी, जो लोकतंत्र के ज्ञाता पंडित, अपने आप को जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के रखवाले, जो मोमबत्तियां लेकर रिवार्ड वापसी गैंग के लोग, जो समय समय पर स्वार्थों को लेकर निकल के आते हैं, वो ये भी कहेंगे ये क्या हुआ जी, दिस इज अवर फंडामेंटल राइट, हमारी तो निजी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है इसको वायलेट करेगा ये। इस प्रकार की भी बातें लोग करेंगे, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो इस बात प्रकार की बातें क्यों करेंगे। वो लोगों के वो सत्ता पर कैसे बने रहना चाहते हैं, सत्ता पर बने रहने वाले लोगों की चापलूसी करके कैसे रिवार्ड लेना चाहते हैं, वो इस बात के लिए शोर जरूर मचाएंगे। ये हर आदमी कह भी सकता है, लेकिन जब दुनिया के 33 देश अगर कंपलसरी वोटिंग का सिस्टम कर सकते हैं, और पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी देश जो वो डेवलपिंग कंट्री के ना करके डेवलप्ड कंट्री कहे जा रहे हैं, अगर उनकी तरक्की हुई है, और हम इससे पहले लोगों को एग्जाम्पल देते, लोगों से चर्चा करते थे, लोगों से बात करते थे, तो हमको लगता था, आज भी लोग कहते हैं, मैं आज भी कहते हैं, किसी का बच्चा बाहर विदेश में पढ़ना चला जाए, वो बाहर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद अब तो ये बेटा तुम्हारा आएगा नहीं वापस, अब तो ये वहीं का होकर रह जाएगा, अरे वहां का एनवायरमेंट ऐसा है, वहां का रहन सहन ऐसा है। तो जब उन कंट्रियों में, जिन कंट्रियों में जाते हुए हम अपने बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए भेजे, लोग ये डरते हैं कि वापस लौट कर नहीं आएगा ये, तो उन कंट्री के अंदर अगर कंपलसरी वोटिंग सिस्टम है, और तभी वो, जैसे गडकरी साहब ने एक उदाहरण दिया था अपने नेशनल हाईवे के बिल में, उन्होंने कहा था कि अमेरिका इसलिए रिच नहीं है कि वो पैसे वाला है, अमेरिका या वहां की सड़कें इसलिए बहुत बढ़िया नहीं कि अमेरिका रिच है इसलिए सड़कें बढ़िया नहीं है, अमेरिका रिच इसलिए है कि सड़कें वहां की बढ़िया हैं, इसलिए अमेरिका रिच है, सड़कों के कारण है, डेवलपमेंट के कारण अमेरिका रिच है। तो इसी प्रकार से अगर वहां अवेयरनेस है लोगों में, वहां जागरूकता है लोगों में, देश के प्रति कमिटमेंट लोगों की है उस प्रकार की, इसलिए वो उन देशों को अपने से ज्यादा सॉफ्टिकेटेड, अपने से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री हम उनको मान के चलते हैं। तो उस पद्धति को हम अपने देश में भी अगर लागू करें कि कंपलसरी वोटिंग अगर हमारे यहाँ हो, और आधार के साथ में उसको जोड़ दिया जाए, आधार के साथ में जोड़ने के साथ उसका मिसयूज ना हो कि एक व्यक्ति 6 जगह वोट डालता है, 6 जगह वोट डालने के लिए वो व्यक्ति जाता है, तो वो उसकी वोट की कीमत एक सोच के साथ में बिकाऊ के रूप में ना होकर एक ही जगह डलेगी। अच्छे लोग चुनकर आएंगे, वो देश के भविष्य के बारे में, अच्छी बातों के बारे में वो चिंता करेंगे। तो इसलिए मैं इससे आगे ज्यादा न बोलते हुए इस बिल के समर्थन में बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री अब्दुल खलीक। सभापति महोदय, जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने जो बिल लेके आया, कंपल्सरी वोटिंग बिल, व्यक्तिगत स्तर पर मैं ये बिल को विरोध करता हूं। सभापति महोदय, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है राइट टू चूज एंड नॉट टू चूज। हम चूज कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। अगर ये कंपल्सरी वोटिंग होगा, देन यू मस्ट हैव टू चूज। ये नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। हाँ, जैसे रमेश बिदुरी जी या नामग्याल साहब और कुछ वक्ता ने कहा, हाँ कुछ देशों में कंपल्सरी वोटिंग है, लेकिन जो सिली का उदाहरण दिया, सिली में कंपल्सरी वोटिंग था। जब कंपल्सरी वोटिंग था तब एवरेज वोटिंग परसेंटेज था 85।
और 2012 में जब ये सिस्टम खत्म कर दिया, ये 2010 का जो चिली का राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, वहां पे दिखा गया था 86.94% लोगों ने वोट डाला था। जब ये सिस्टम एबोलिश किया तब दिखा गया 2015 का जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ, वहां पे ओनली मात्र 41.98% लोग वोट डाले हैं वहां पे। तो ये सिस्टम जब कंपलसरी होते हैं तो फायदा नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बात बोले है विदुरी जी, ऑस्ट्रेलिया में जरूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पोलिंग बूथ में जाना कंपलसरी है, वहां पे जाके नाम रजिस्टर करना कंपलसरी है, लेकिन वोट कोई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हिंदुस्तान का बात, भारत का बात अलग है। ये जरूर मैं मानता हूं कहीं कहीं पे वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में वहां के हालात के लिए कम होते हैं। जब वहां लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, सिस्टम का ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। विदुरी जी और कुछ वक्ता ने वहां तीनों फैमिली के बारे में बोला, लेकिन वही फैमिली जैसे फारूक अब्दुल्ला जी के फैमिली के साथ, फारूक अब्दुल्ला जी की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पार्टी केंद्र में भी एनडीए सरकार में था। महबूबा मुफ्ती जी का जो पार्टी पीडीपी, उनका साथ वो लोग जम्मू कश्मीर में सरकार चलाया था। जब सरकार चलाते हैं तब अच्छा होते हैं, जब सरकार नहीं चलाते तब खराब हो जाते हैं। तो ये बात ऐसा नहीं है सभापति महोदय। हाँ, मैं आसाम से आता हूं। आसाम में एक चुनाव 1983 का चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर, मेरा ही लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वहां पे सिर्फ 267 ओनली 267 लोगों ने वोट डाला था, और जो वहां से जीता था ओनली 266 वोट मिला था, 267, और वही जीता था। ये बात सही है, लेकिन क्यों हुआ था? वो चुनाव के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, आस्था नहीं था, तो अब लोग वहां के लोग वोट नहीं चाहता, इसलिए हुआ था। लेकिन हमने 1983 में क्या देखा? 1983 में आसाम में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, दो ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वोट डालने चाहता, और दूसरा ग्रुप था वोट डालना नहीं चाहता। दोनों ग्रुप का क्लेश हुआ। 85 में एकॉर्ड हुआ। जो लोग वोट डालने नहीं चाहता उन लोगों का डिमांड भी मान लिया, लेकिन जो लोग भारत के संविधान के रक्षा के लिए वोट डाला था या पोलिंग बूथ में जाना चाहता, वो लोग जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ, जो चाउलखोआ चपुरी में जिसका कत्लेआम हुआ, गोपुर में जनजाति लोग, ट्राइबल लोगों को जहां कत्ल किया था, वो लोग को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उस टाइम में एक तिवारी कमीशन बने था, वो तिवारी कमीशन का रिपोर्ट क्या हुआ किसी को नहीं पता। सभापति महोदय, मैं जरूर कांग्रेस से हूं, लेकिन जब सरकार के बात आते हैं, सिस्टम के बात आते हैं, लोगों का ट्रस्ट तभी रहेगा जब सिस्टम उनको इंसाफ दिला सकेगी। तो आसाम में और प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। यहां हम लोग डिस्कशन कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं कि कंपल्सरी वोटिंग होना चाहिए। वहां ऐसा एक सिस्टम है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक देश में होना चाहिए नागरिक और विदेशी, लेकिन आसाम में एक सिस्टम है डाउटफुल वोटर, डी वोटर। किसी का ऊपर अगर पुलिस का, बॉर्डर पुलिस का डाउट होगा, उसका नाम पर डी वोटर लगा जाएगा। ये क्या बात है सभापति महोदय? ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो लोग आसाम में है, हिंदुस्तान में है, किसी का डाउट होगा उसके नाम में डी आएगा, और वो डी आने के बाद वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाना होगा, उसको प्रूव करना होगा वो देश का नागरिक है। आसाम का डिटेंशन कैंप में अभी काफी लोग अभी भी है जिसको वहां के ट्रिब्यूनल विदेशी बोला है। अगर विदेशी होते हैं, विदेशी को विदेश भेजना चाहिए। बांग्लादेश से आते हैं तो बांग्लादेश भेजना चाहिए, म्यांमार से आते हैं तो म्यांमार भेजना चाहिए। लेकिन वो लोग का जब वही लोगों का जब मृत्यु होते हैं, डेथ होते हैं, किसी को बांग्लादेश या कोई विदेश में नहीं भेजता है। आसाम का मठ, हिंदू हो या मुसलमान हो, आसाम में ही उनका दफना जाता है। उनको जो लास्ट फ्यूनरल आसाम में हो जाते हैं। इसीलिए वहां एक आसामी कवि और पोएट एक कविता लिखा है, वो डिटेंशन कैंप के लेकर मैं जरा कोट करना चाहता हूं। उनका नाम है पारिजात नंद घोष। कविता का नाम है दुर्भाग्य राष्ट्र। हे नग्न राष्ट्र, तुम्हार धर्षणर সময়তো তুমি মৌন কিয়? মানৱতাৰ বদ্ধভূমি অসম দেশত দেখানে তুমি ধৰ্ষক বৰক? জাতিবাদ
সাম্প্ৰদায়িকতাৰ জীৰ্ণ মতবাদত নতশিৰ আজি জনগণ। ভণ্ড শাসকৰ দৌলতত মানুহ গৈছে ডিটেনশ্যন। গলিছে তোমাৰ সন্তানবোৰ হস্পিটেলৰ মৰ্গত। ৰাষ্ট্ৰ তোমাৰ লাজ কৰেনে? উঠিব বিচাৰিছো স্বৰ্গত। অসভ্য ব্যৱস্থাত আজিও চলিছে হত্যাৰ নিকৃষ্ট যজ্ঞ। দুলাল পাল, ফালু, জুব্বাৰ সকলো মৃত্যুত তুমি অজ্ঞ। ৰাষ্ট্ৰ তোমাৰ ইখান কণত মানৱতা বিপন্ন। নাগৰিকত্ব, স্বাধীনতা, গণতন্ত্ৰ প্ৰতিটোৰ অপমৃত্যুই কৰানে তুমি কাম্য। জীৰ্ণ মতবাদীসকল যেনে তেনে ভণ্ডজীৱী অসভ্যহঁতৰ ওচৰতো ইহঁতে এইবোৰ গৌণ সভ্য সমাজ तुम्हार मुख बंध क्यों तुमियों क्यों मौन। ऐसा भाव आया कवियों को, लेकिन वो सिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ। और वो सिस्टम खत्म करने के लिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ देश के प्रधानमंत्री रहे, आसाम में तरुण गोगोई जी जब मुख्यमंत्री रहे, तब सरकार ने वहां के ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियंस के साथ बात करके सरकार ने वहां एनआरसी अपडेट का प्रोसेस शुरू किया था। बाद में जो एनआरसी अपडेट सुप्रीम कोर्ट का पर्यवेक्षण में हुआ और जब एनआरसी का जो ड्राफ्ट निकले, जो ड्राफ्ट से 40 लाख लोगों का नाम ड्रॉप हुआ था, तब अमित शाह जी ने ये इसको हिस्टोरिक कदम बोला था। और ड्राफ्ट के निकलने के बाद जब दोबारा हियरिंग शुरू हुआ और फाइनल एनआरसी 2019 के 31 अगस्त को जो फाइनल एनआरसी निकला, वहां से 19 लाख लोगों का वहां में नाम नहीं आया। नियम माफिक को एनआरसी गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए था। और 19 लाख लोगों में ऐसा काफी लोग हैं जिन लोग का किसी का बाप का नाम आया, बेटा का नाम नहीं आया, किसी का भाई का नाम आया, बहन का नाम नहीं आया, बहन का नाम आया तो भाई का नाम नहीं आया। ये व्यवस्था भी सुधारना चाहिए। उसको अपील का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। सब कुछ नहीं हुआ। अभी आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है इसको हम लोग टोटल रिव्यू करेंगे। कहीं बोल रहा है 20% रिव्यू, कहीं बोल रहा है 30% रिव्यू। क्या होगा किसी को नहीं पता। वो जो एनआरसी शुरू हुआ था वो जल्द ही जल्द खत्म होना चाहिए। उसका जो गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए और जो गलतियां रह गया उसको सुधारना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं आया। आईएमडीटी एक्ट स्क्रैप हुआ था। आईएमडीटी एक्ट स्क्रैप हुआ था इसलिए क्योंकि वो सिर्फ आसाम में था, हिंदुस्तान का दूसरे जगह नहीं आया। ये डी वोटर सिर्फ आसाम में है, हिंदुस्तान का दूसरे जगह नहीं है। ये सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। सभापति महोदय, लोग वहां वोट डालने चाहते हैं लेकिन नागरिक को डी वोटर बना जाते हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को गुजारिश करता हूं जल्द ही जल्द ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं एक कविता कोट करना चाहता हूं। हक से अगर दो तो नफरत भी कबूल हमें, खैरात में तो हम तुम्हारी मोहब्बत भी ना ले, सभापति महोदय, ये जो कंपल्सरी वोटिंग का ये सरकारी पक्ष के, मैं मेरा इंडिविजुअल मत बोल रहा हूं, लेकिन सत्ता पक्ष के स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है हाँ कुछ इलाका में गुंडागिरी होते हैं। अगर हम लोग कंपल्सरी वोटिंग करेंगे, कंपल्सरी वोटिंग करने के बाद कौन बोल सकेगा कोई गुंडागिरी नहीं रहेगा? क्योंकि मैं आसाम में देखा है कुछ इलाका में लोग वोट डालने के जाते हैं लेकिन वोट डाल नहीं सकते हैं। वहां कोई इंसर्जेंट ग्रुप रहते हैं जिसका साथ दूसरे शक्तियों का मदद रहता है। लोग वोट डालने जाते हैं लेकिन वोट डाल नहीं सकते हैं। बिहार में तो होते हैं, आसाम में भी ऐसा है एक इलाका में। तो अगर कंपल्सरी वोट नाम में होगा जब लोग वोट नहीं डाल सके, इसलिए ये सारे व्यवस्था एनकरेजेटिव होना चाहिए, उत्साहमूलक होना चाहिए ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, हमारे लोकतंत्र में लोगों का योगदान ज्यादा बढ़े। विदुरी साहब भी बोला, ग्रामग्याल जी बोला और वक्ता ने बोला 1 नेशन 1 पोल के बाद आइडिया तो अच्छा है 1 नेशन 1 पोल, लेकिन जब एक साल में आप 4-5 बार चुनाव कराते हैं, 2 स्टेट का विधानसभा का टर्म खत्म होता है, एक का चुनाव कराते हैं, एक का चुनाव नहीं कराते हैं। ऐसा क्यों सिस्टम नहीं करते हैं कि एटलीस्ट एक साल में हम लोग सारे राज्य का संविधान में भी व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन 6 महीना जो टर्म रहता है आगे पीछे कर सकता है। एक साल में एक बार ही चुनाव होगा विधानसभा का। ऐसा सरकार, यह मेरा पार्टी का व्यू नहीं है सभापति महोदय, मेरा अपना व्यू, निजी व्यू है। यह क्यों नहीं कर सकता है सभापति महोदय? जब 1 नेशन 1 पोल एक दिन में तो नहीं होगा, आपका सिस्टम कहीं ना कहीं शुरू करना चाहिए। आप मुंह में बोलेगा
जो वन नेशन वन पोल सारे चुनाव एक साथ करेंगे और आप काम में क्या करेगा? जनवरी में एक बार पोल कराएगा, मार्च में एक बार पोल कराएगा, सितंबर में एक बार पोल कराएगा, दूसरी पोल अब नवंबर में कराएगा। इससे आप जो वन नेशन वन पोल का बात बोलते हैं ये नहीं होगा। सभापति महोदय, सत्ता पक्ष को मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है, आप जो मेजोरिटी इसका अहंकार मत करो, इसका अहंकार मत करो। कांग्रेस भी, मेरा पार्टी भी 1984 में हमको भारी बहुमत मिला था, लेकिन 1989 का चुनाव हम लोग जीत नहीं सके। इंदिरा जी जब 70s में आया था भारी बहुमत के साथ आया था, लेकिन 77 में लोगों ने हमको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अहंकार मत करो। आपका भारी बहुमत जरूर है, लेकिन आप अगर अच्छा काम नहीं करोगे और आप ध्रुवीकरण का राजनीति जिस दिन छोड़ दोगे उसी दिन आप लोग आज हो, इसीलिए क्योंकि आप लोग हमेशा विकास का बात तो मुंह में बोलते हो जरूर, लेकिन आप लोग हमेशा ध्रुवीकरण का राजनीति करते हो। जिस दिन आप लोग ध्रुवीकरण का राजनीति छोड़ देगा, जिस दिन विकास पर सच्ची चुनाव होगा, उस दिन आप लोग हारेगा, क्योंकि लोगों के अंदर में गुस्सा है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस बिल को विरोध करने और एक कविता कोट करना चाहता हूं। हक उतना ही जताए, हक उतना ही जताए जितना जायज लगे, जितना जायज लगे। रिश्ता फिरो का हो, रिश्ता फिरो का हो, मोहब्बत का घुटन ना लगे, मोहब्बत का घुटन ना लगे। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। श्री रणवीर सिंह जी, आइटम नंबर 15, introduction of the bill. We seek the leave of the House, please. Chairman Sahab. Item number 15. What is that, sir? No. Introduction. Chairman Sahab, I beg to move for Sikh leave to introduce a bill further to amend the Sikh Gurdwara Act 1925. The question is that the bill leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The leave is granted. Now, the honourable member may please introduce the bill. I introduce the bill. Item number 16, Sri Ranveer Singh. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Sikh Gurdwara Act 1925. That you? The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those who are in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The leave is granted. Now please introduce the bill. I introduce the bill. Item number 17, Sri Ranveer Singh. Thank you, Chairman Sahab. I beg to move for leave to introduce a bill further to adequately fund to de-addiction centers at all districts in country and for matters connected therewith. Thank you, sir. Yes, the question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The leave is granted. Now the member may introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Yes, I also noted that mistake. I think that you have 15. You have mistakenly represented introduction of the bill. Please repeat item number 15. Thank you, Chairman Sahab. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. Yes. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those who may say in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Now the member may move the bill. So I introduce the bill. Yes. Next speaker, Sri Umesh Yadav ji. Thank you, Speaker, sir. You have given me opportunity to speak on private member bill, compulsory voting bill 2019. I support the bill. Sir, Baba Sahib Ambedkar ji has given powerful weapon. One vote, one person. Votes are counted, not weighed. Sir, today, compulsory voting is must. There are many advantages. Sir, one important advantage of compulsory voting is that उमेश यादव जी, it requires. आपने आज स्पीच कंक्लूड करना चाहिए और नेक्स्ट, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी 6. Then you will get the more time. Next.
नेक्स्ट फ्राइडे सर, मैं 5 मिनट में खत्म कर देता हूँ सर। 5 minutes. यस Hey, we will- No, उसको स्पीकर का डिसीजन है। No, you can speak as the first speaker the next day. Next session you will be the first speaker. ओके सर, थैंक यू। Yes, thank you very much. Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 4th April 2022 at